समझते हैं। तो सौरमंडल को आप क्या समझते हैं, ये इसके लिए आप जब तक स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। चाहे आप 6 क्लास के बच्चे हैं, चाहे आप किसी चीज़ का मेंस दे रहे हैं, सभी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंस बहुत ही रहता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सूर्य में उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखे। तो ये चीज़ आपको बताया था कौन कौन कितनी ग्रह पे हैं। कहते पृथ्वी का अद्भुत ग्रह को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे जीवन संभव है। ठीक है, इसीलिए इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि 1-2 ऑब्जेक्टिव लिए हैं। कहते किस ग्रह पर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से आता है, तो शुक्र को अभी मैंने जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को इसके कहते सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह आपको ग्रह कौन सी है, तो सूर्य के जो सबसे तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन बनता, और भी क्वेश्चन था, मैंने बस आपको बेसिक बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो इसी तरह जो नए बने चैनल से बन जाए, आपको हर रोज़ आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन मिलेगा। कितना आपको इंपॉर्टेंस है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए आज के लिए हाय एवरीवन, तो आइए आज मैं आप लोग के साथ एनसीईआरटी का 6 क्लास का बुक डिस्कशन करेंगे। जैसे शुरू करेंगे, मैंने 7th क्लास का आपको ज्योग्राफी करा चुके हैं, यहाँ 6 क्लास का ज्योग्राफी कराएंगे। आज से शुरू हुआ, आज फर्स्ट चैप्टर है। तो आप कहेंगे कि हम बुक क्यों पढ़ेंगे, बुक हमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारा डायरेक्शन मिलेगा। कि आपको ये डायरेक्शन ये मिलेगा आपको यहाँ पर कि किस पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए, किस पॉइंट्स पर हमें नज़र डालना चाहिए और किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको हर वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपको हमेशा आपको एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, का है क्या हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, मतलब सौरमंडल में पृथ्वी का क्या कैसा जगह है, यही के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर फिगर दे दिया गया, एनसीईआरटी बुक हमेशा फिगर के साथ रहता है, इसीलिए आपको ज़्यादातर समझ में आता है। इसीलिए हमेशा एनसीईआरटी बुक को सब इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या है। यहाँ पर सबसे पहले बात कि यहाँ पर देख लीजिए कुछ ये सौर मंडल है। ठीक है, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है, सारे ग्रह हैं। ठीक है, तो उस पर बात किसी पे आज चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसका टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहते सूर्यास्त के बाद ये जहाँ जहाँ मैंने एक क्या किए जो पॉइंट मतलब कह सकते बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उस पॉइंट को हमने क्या किया, कलर कर दिया, जिससे आपको याद रखना। बाद बाकी आप इसे पर पढ़ते जाएंगे, हम भी आपको पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, या सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है, ये हम लोग इमेजिंग करते हैं। या आपको देखते होंगे जब शाम होता है या शाम से सुबह होता है, सुबह में सूर्यास्त के टाइम, तो कितना अच्छा लगता है कि आसमान में पहले 1-2 चमकते बिंदु के ही दिखते हैं, लेकिन बाद इनकी बार संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो गणना नहीं कर पाते, संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी वस्तुओं पर भर जाती है, चमकीले होते जाते हैं, धुंधले ऐसे प्रतीत होता है मानो कि आकाश में हीरे जड़े हो। तो जैसे सूर्यास्त होना मतलब जब क्या हो गया आपको, सूर्यास्त मतलब क्या होगा, शाम के समय। ठीक है, और जब सूर्य उदय होता है मतलब सुबह के समय। इस बात को आपको जानना चाहिए, जानकारी ये भी होना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त का मतलब क्या होता है, शाम में जब सूर्य ढलने लगा। और सूर्य उदय का मतलब हुआ कि जब सूर्य को रोशनी सुबह सुबह प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इस बात में इसमें का जिसमें कुछ चमकीले हीरे जरे जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये टिमटिमाते होते, तो हीरे जरे कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर टिमटिमाते तारे रहते हैं, यहीं पे बात किया गया है। ठीक है, तो हम बस पॉइंटिंग को समझेंगे आप, और पॉइंट्स को हमने कलर कर दिया जो इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ टिमटिमाहट अन्य अलग है, बिना किसी टिमटिमाहट चंद्रमा से चमकते समान चमकते रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा रहता है जो चंद्रमा के समान चमकते रहता है, जो अलग दिखता है। तो यहाँ पर कहते हैं इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं, अलग अलग समय आकार पर लगभग स्थितियाँ में तो चंद्रमा भी देखते हैं। आप पूर्ण रूप से लगभग 1 महीने के बाद एक बार देख पाते हैं। ठीक है, मतलब 1 महीने में चंद्रमा क्या होता है, पूर्ण रूप से एक बार होता है। यही कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन में आप इस नहीं देख पाते हैं, मतलब देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि की या अमावस्या होती है। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट्स था जो आपको समझने लायक था। ऐसी रात को अगर हम आसमान साफ हो तो आसमान आके अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसे चंद्रमा को छोटी चमकीले वस्तुओं से देख सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य को तेज प्रकाश के कारण रात को चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एक को लगता है कि मतलब शाम होता है तो तारे आते हैं, इसी के साथ क्या होता है, तारे डूब जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह जो प्रकाशित होता है सूर्य, उसके कारण उसकी रोशनी कारण जो क्या होता है, सारे ढक जाते हैं। ठीक है, उसके इतना चमकीला सूरज के पास रोशनी है कि सभी अपना रोशनी को वो क्या करता है, सभी रोशनी को दबा देता है।
ठीक है। बाद में हमेशा प्रकाशित रहता है, ठीक है, हमेशा तारे भी रहता है। लेकिन यहाँ पर कलर वाली पॉइंट्स को हम देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये पॉइंट्स था इंपॉर्टेंस। खगोलीय पिंड के बारे में आपको पूछ दिया जाएगा या आपको खगोलीय पिंड के बारे में तथ्य। ये मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बुक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मेंस में आप क्या लिखेंगे, मेंस में आपको क्वेश्चन जब लिखेंगे, जब बीपीएससी का विद्यार्थी है या कोई भी, तो मेंस में लिखने के लिए आपके पास तथ्य होना चाहिए, आपको समझने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान के लिए मेंस में एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और ये बात ध्यान रखेंगे आप कि ये जो आओ कुछ करके सीखते हैं, ये सब आपकी काम है, इसको आप देखेंगे, करने वाली चीज़ है जो प्रैक्टिकल बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे करेंगे, या ये बच्चे वीडियो जो देखेंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछ देगा। आज देखिए, बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, हर बच्चे को 6 क्लास से ही प्रिपेयर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि यही सब सब्जेक्ट को एक तरह से विस्तार रूपित में एक तरह से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप सभी एक्साइटेड होकर बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया खगोलीय पिंड। इसके बाद कहते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, जैसे गैसों बने होते हैं। इसके पास उष्मा प्रकाश होता है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। एक खगोलीय पिंड का किसे कहते हैं, हम तारा को कहते हैं। और कुछ ऐसा तारा होता है जिसके पास उष्मा भी होता है और प्रकाश भी होता है। तो सूर्य के पास उष्मा भी है और प्रकाश भी है, और सूर्य भी एक तारा है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण करेगा, बच्चों के लिए या मेंस के लिए बहुत ही आपको लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग आगे वाले पेज को देखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने इतना अच्छे से कलर कर दिया ताकि आपको लगेगा भी नहीं, बोर भी नहीं होंगे। तो कहते हैं रात को समय चमकते हुए अगिनत तारा सूर्य, मतलब अनगिनत तारा जो होता है वो सूर्य के समान ही है, लेकिन बहुत दूर के कारण होने के कारण उसके उष्मा या प्रकाश का महसूस नहीं करते हैं। देखिए, जब जैसे तारे जो होते हैं छोटे छोटे, वो आपको छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो इस समान आकार जो है सूर्य के समान आकार, ये जैसे जितना बड़ा सूर्य है, जितना प्रकाशित हमें सूर्य करते हैं, उतने प्रकाश उसके पास भी है, उतनी वो भी है। लेकिन क्या है, वो दूर होने के कारण उसको कुछ भी महसूस नहीं करते हम लोग, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते वो। इसी तरह जैसे तारा देख लीजिए, ये मान लीजिए ये तारा है, ये तारा ये बहुत दूर है, और सूर्य क्या है हम लोग को इतना बड़ा दिखता है, जिसके कारण नज़दीक के कारण उसका रोशनी जो होता है हम लोग के पास आ पहुँचता है, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए। मैंने किताबी भाषाओं को नहीं लेकर मैंने अपने भाषा में आप लोग को समझाएंगे, और जो मतलब मेन पॉइंट्स है उसको मैंने कलर कर दिया है, ठीक है। आपको पढ़ने से पहले हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, उस बात को गेसिंग करना पड़ता है कि आप लोगों को क्या बेहतर से बेहतर हम दें, ठीक है। कहते आपको अवश्य ध्यान होगा कि दूरी पर देखने वाली बहुत छोटी वस्तु दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई पड़ देता है। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे नज़दीक हवाई जहाज आता है तो आपको बड़ा दिखता है, और जैसे दूरी पर आता है एक छोटा सा चिड़िया के रूप में आपको दिखता है। तो यही हो गया, आपको जैसे रॉकेट देखेंगे आप, वो चिड़िया के आकार में दिखती है। तो यही हो गया, जब दूर रहता है तो उसका कम आकार दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी तरह सूर्य और तारे की मतलब एक तरह से गैपिंग है। आप समझ गए हमारी बातों को। कहते रात्रि को आसमान, मतलब आसमान की ओर जो देखते हैं आप, तो तारों को विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकार, मतलब आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक तरह से जब रात्रि होता है, जब आसमान में देखते हैं तो समूह एक तारों का बना होता है, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, नक्षत्र मंडल किस तरह होता है, ठीक है। जैसे कि अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो ये अर्सा मेजर और क्या है, बिग बियर, ये आपके लिए याद करने वाली बात है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, आगे आप समझ जाएंगे अर्सा मेजर और बिग बियर का मतलब क्या होता है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है, मतलब जो नक्षत्र मंडल जो होता है, जिसमें एक अर्सा मेजर होता है, एक बिग बियर होता है, ठीक है। जैसे बहुत आसानी से पहचान आ जाएगा आपको कि ये कैसे होता है। जैसे सप्तऋषि जो होगा, जैसे 7 तारों को जो समूह होता है उसे सप्तऋषि कहते हैं। और जैसे संत, मतलब सप्त संत होता है, ठीक है। तो ये 7 तारों का समूह होता है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल, मतलब नक्षत्र मंडल में जो होता है अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल क्या है, अर्सा मेजर का भाग, जहाँ तारों का समूह होता है उसे अर्सा मेजर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े मतलब व्यक्ति से कहते हुए सुने होंगे कि जब आसमान की ओर तारों की ग्रहों का नक्षत्र मंडल पर दिखाई देता है, तो इसी तरह प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा में निर्धारित तारों समय का समय करता था। इस तरह कहने का अर्थ हुआ है कि जब प्राचीन समय, मतलब पहले के समय में क्या होता था, हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। रात्रि के समय क्या होता है, 1 मिनट हमने इसे कम करना होगा।
ठीक है, एक मिनट आप लोगों तो ये निर्धारित करता है, ये थोड़ा सा पतला करना पड़ा हमको। सहायता तारों की प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा में निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, मतलब जो मतलब तारों की मतलब सहायता से करते थे रात्रि समय को, ठीक है। मतलब जैसे कि दिशा, मतलब जो पहले होता था आदमी दिशा निर्धारित, पहले तो आप लोग मतलब हम लोग के समय में आगे है दिशा निर्धारित करने वाला, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने कहने का मतलब प्राचीन काल में क्या होता था, वो तारे से पता चलता था कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कहाँ है, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जिस चीज़ से दिशा निर्धारित करते हैं हम लोग, मतलब दिशा को बताता था पहले, उसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। जैसे सप्तऋषि क्या हो गया, तारों का समूह हो गया। तो यहाँ पे पता चलता है कि ध्रुव तारा का दिशा क्या है, और वो एक फिक्स जगह पे होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति पता कर लेते हैं। चित्र मतलब जैसे कि इस चित्र में दिखा गया, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखिए इस चित्र में बहुत ही अच्छे से ध्रुव तारा है, ठीक है। ये तारों का समूह में ये ध्रुव तारा है, तो इसी तरह होगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों का आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ठीक है, जिससे और बढ़ाए जाने पर ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। तो ये चलिए, ये सब कोई पॉइंट्स नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली है, ठीक है। कहते कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश है वो उष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंडों मतलब कुछ तारों के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं, तो वे तारों प्रकाश से प्रकाशित होती है, वे मतलब तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेज में प्लेनेट, ठीक है, जिसे कहते हैं, ग्रीन भाषा में उसे प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। प्लेनेट टाई कहते हैं, शब्द से बना है, ठीक है। जैसे प्लेनेट क्या होता है, आपको प्लेनेट टाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भ्रमिक अर्थात मतलब चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक मतलब अर्थात हुआ कि चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, हम जैसे पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो ये ग्रह है, ये संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। जिस पर हम रह रहे हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पे जो हम लोग रह रहे हैं, इसके पास कोई प्रकाश नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो यही कहा गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ आपको बहुत ही क्वेश्चंस लिखने में बहुत मदद करेगा। सूर्य के पृथ्वी नज़दीक तारा आता है, मतलब जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, पृथ्वी की सबसे बहुत दूरी है, उसे चंद्रमा से देख पाता है और चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसी तरह बातें हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, जहाँ जहाँ मैंने लाइनिंग किया है आप उसको पढ़ लेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना ये जो कलर वाली पॉइंट्स है उसको आप लोग या तो कॉपी नोट्स में बना लेंगे, या तो फिर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इस बार कहते हैं कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति और शनि और यूरेनस चारों के ओर छल्ले हैं। इन्हें छल्ले विभिन्न पदार्थों की संख्या, छोटे छोटे पिंडों की पट्टियों में, मतलब इसको याद करेंगे कि किस किस ग्रह के मतलब चारों ओर छल्ले हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। कुछ रोचक तथ्य रहते हैं, ये तो खुद ही दिया रहता है जो आपको, लेकिन कुछ बातें होता है जो पढ़ के समझना होता है, उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ। तो एक यहाँ पर देख लीजिए, ये एक पेज है जो आपको तीसरा पेज मिलेगा। इस पेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देख रहे, यहाँ पे कहते हैं बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो 88 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब आपको 59 दिन में करता है। तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। ये पूरी ग्रह नक्षत्र का सारे डिटेल्स दिया हुआ है, एक याद करने का है। इस पेज को आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अगला पॉइंट्स को हम देखते हैं, अगला क्या है। आगे वाली पॉइंट्स है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके साथ चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका कहने का अर्थ हुआ कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे सहचर कह सकते हैं, जो चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन लिखा आप लोग को कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, जिसे सहचर है, ठीक है, जिसे हम सहचर कुछ भी नाम से आपको डिनोटेड कर दिया जाएगा, कुछ भी नाम से आपको यहाँ पर कह दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो हमारी पृथ्वी की समान मतलब 7 अन्य ग्रह जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब सूर्य से प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त होता है, उनके कुछ पास और अपने चंद्रमा भी है, मतलब कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब कुछ के पास अपना अपना उपग्रह भी है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हुआ
तो यहाँ पर आप कहते हैं क्या आप जानते हैं, तो इस बात को आप या याद रख लेंगे। ये पॉइंट्स हम अगर पढ़ने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रख लेंगे बच्चों। मैं ज़्यादा देर के नहीं, आधा घंटा क्लास है, आप इसे बस इंजॉय से पढ़ेंगे, मस्ती कर समझते जाएंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, सौरमंडल। कहते सौरमंडल, सौरमंडल सबसे पहले जो सौरमंडल आपको शुरू में मैंने फर्स्ट फिगर दिखाया था सौरमंडल का। कहते सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोल पिंडियों जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। उल्का पिंड का अर्थ हुआ कि टूटा हुआ। मैंने उस जिस पॉइंट को आपको समझने में दिक्कत होगा उस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिनोटेड कर दिया है, मैंने यहाँ पर नोट्स कर दिया है। जैसे उल्का पिंड का मतलब हुआ कि टूटा हुआ, ठीक है। मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। ये मतलब सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सभी चीज़ मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण हुआ है, जो आपको मैंने फर्स्ट फिगर दिखाया था, ठीक है। और हम परिवार को नाम लेते हैं, जिसे हम मतलब हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, और जिसका मुखिया क्या है, सूर्य। तो आपके ये भी क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से कि मतलब जो सौरमंडल का मुखिया कौन सा है, तो सूर्य है। इसी तरह क्वेश्चंस बनता है, लाइनिंग से क्वेश्चंस बनता है, इसीलिए हमेशा लाइनिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कहते सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब सूर्य जो होता है सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि सूर्य जो है सौरमंडल के लिए एक स्रोत है जो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करके देता है, ठीक है। लेकिन हम अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप ये पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए मैंने पीछे अंडरलाइनिंग कर दिया है। इसे आप याद रखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। जो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे तो वो अंदाज़ा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह क्वेश्चंस बनता है बाद में कि यहाँ पे ये इसको आप याद, शब्दों का उत्पत्ति, इस पर याद, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, इसको आप पढ़ लेंगे। आपको हमेशा मैं आपको पॉइंट्स बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है एनसीईआरटी का कि आपको जो जो मेन पॉइंट्स है उस पर केंद्रित करिए, आप उस पॉइंट्स को उठाइए आप, और क्वेश्चंस में एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएगा आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, जो है मैं आपको कर देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरह दूरी है। पहले बुध है, इसके बाद क्या है, शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, इसके बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। आपको जैसे जैसे विलीन भी होते जाता है तो उसका अलग अलग नाम है, इसे आप करंट में देखेंगे, ये चीज़ करंट का काम है। लेकिन जो एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है उसको मैं आपका आंसर प्रस्तुत करती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी तरह ग्रह का दूरी है, जैसे कि यहाँ पर याद करने के लिए एक ट्रिक दिया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी भी अब ट्रिक को, क्योंकि बच्चों को आसान बनाना चाहता है हमेशा एक शिक्षा पॉलिसी क्या होता है कि बच्चों को कितना आसान प्रस्तुत करना चाहिए। तो सूर्य की उनके दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों को नाम याद रखने के लिए आसान तरीका है। जैसे मैं, भेरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंग्लिश आप यहाँ पे कहते हैं MEMGSUN, इसको आप याद रखेंगे। ये रेड पॉइंट को एक जगह रख लेंगे और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग हम अगला पॉइंट्स देखते हैं क्या है। जैसे ये कलर वाली पॉइंट्स मैं हमेशा बोलते हैं आप इसको एक बार पढ़ेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट्स ही रहता है इसको भी आप पढ़ लेंगे। बाद बाकी जो अंडरलाइनिंग वाली चीज़ है उसको मैंने कर दिया है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह एक निश्चित में सूर्य की ओर चक्कर लगाता है। रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए कक्षा कहलाते हैं। ये कोई मतलब मेन पॉइंट्स नहीं था, बस आपको एक बार पढ़ना है ताकि आपके पास शब्द का उत्पत्ति हो। जब तक आपके पास शब्द का उत्पत्ति नहीं होगा, जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तब आप मेंस में लिख नहीं पाएंगे। और मेंस में लिखने के लिए आपके पास मतलब ऑल ओवर नॉलेज होना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में मतलब अंदर से जानकारी होना चाहिए कि नहीं हमें ये चीज़ मतलब क्या इसके बारे में हम 4 वर्ड और जोड़ सकते हैं। लेकिन कभी हमें 4 वर्ड होगा तभी तो 4 वर्ड हम प्लस करेंगे। तो यही हो गया आपके लिए, तो यही हो गया सौरमंडल के बारे में जो भी बात है यहाँ पर पढ़ के आप मेंस में आराम से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है सभी एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये पॉइंट्स है जैसे अंडरलाइनिंग करता है, जो बुध सब कहेगा आपको कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो बुध है। तो यहाँ से एग्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, बाद बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये भी फिर आपको याद रखना होगा, यहाँ से सारे पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स याद रखने वाले मैंने अंडरलाइनिंग कर दिया है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे
कि सूर्य का पृथ्वी का मतलब जो शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आप देखेंगे सेम सेम लगता रहता है, ठीक है। कभी आप सौर मंडल को दिखाइए, वहाँ से आपको सेम सेम लगेंगे, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ लिख दिया, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको नहीं समझने वाला है, ठीक है। इस बात कहते हैं पृथ्वी अभी तक प्लूटो का भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंडों को संगठन में बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि समय से खोजे गए अन्य खगोल पिंडियों 2003 में सीरस, ठीक है, सीरस प्लूटो मतलब बौने ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है आपको। जब ये हम बार बार बोलते हैं, मेंस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, और पीटी के लिए तो एकदम से वरदान ही है ये सब। तो जिसके पास टाइम है वो पढ़िए, जिसके पास नहीं टाइम है तो इसका भी निचोड़ का बुक आता है, एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि निचोड़ वाली बुक कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो वो बुक का भी आप लोगों को मैं बता देंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। बेसिक नॉलेज के बाद आपको ऊँचे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम पृथ्वी की बात करते हैं। यहाँ पर कहते हैं सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है, ठीक है। आपको ये भी पूछे, ये बेसिक सब पॉइंट है, ये इतना बेसिक नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने आपको नहीं लिखा है, लेकिन बेसिक रखना, याद रखना होगा आप लोग को। और क्या आप जानते हैं, इसमें मैंने टिक कर दिया है, इसका मतलब आपको ये चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, एक एक पॉइंट जो है आपको याद करने वाला चीज़ है, एक एक पूछा जाएगा। जैसे कि प्रकाश की गति लगभग इतनी किलोमीटर प्रति सेकेंड है, गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट के समय लगता है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, नीट रहता है, यहाँ तो नीट में पूछा जाता है कि प्रकाश की गति की मतलब दूरी कितनी मीटर सेकेंड होता है। ये आपको तो जनरल कंपटीशन में बेसिक से बात है कि पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हो गया, तो इसको याद रखना होगा आप लोग को। कहते ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके कारण यह पृथ्वी के आकार में भू आभा कहा जाता है। भू आभ के अर्थ होता है कि पृथ्वी का समान आकार, ठीक है। तो चलिए इसी तरह थोड़ा सा पृथ्वी किस तरह से है वो चीज़ आप लोग फिगर से देखेंगे। कहते हैं जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। क्या आपको लगता है कि आज तक जो जितनी भी ग्रह है तो जीवन सभी पे मतलब पूरी तरह से कोई न कोई कमियां है, लेकिन पृथ्वी पे है जो पूरी तरह से जीवन यापन लाखों वर्षों से लोग कर रहे हैं, तो इस पर संभव है। तो यही बातें कहा कि इसको आपको जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ठंडी। यहाँ पानी में वायु उपस्थित है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे का परस्पर है, ठीक है। मतलब पानी भी वायु के लिए है, वायु भी पानी के लिए, इस तरह से ज़िंदगी भी इसी तरह से चलता है बच्चों। अगर एक दूसरे के लिए परस्पर नहीं रहेंगे तो कभी न कभी मतलब आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करेगा। तो यही होता है, चाहे आप पढ़ाई करिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में लाइफ में रियल यूज करिए, तो जब तक आप एक दूसरे के लिए परस्पर नहीं होंगे तब तक वो चीज़ सही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या हुआ जब दोनों चीज़ एक तरह से, जैसे कि क्या कहता है यहाँ पर कि पानी वायु में उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, मतलब पानी एवं वायु दोनों उपस्थित है, ठीक है। एक चीज़ ना रहने पर तो जीवन असंभव है। तो कहते हैं वायु में जीवन के लिए आवश्यक है गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारण पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है पृथ्वी पर, जिसके लिए अद्भुत ग्रह कहा जाता है। यही सब पॉइंट्स है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये सब पढ़ने का चीज़ था, इसमें कोई हमें ऐसा पॉइंट्स नहीं लगा। और लास्ट पॉइंट्स ये सब जो है जो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। कहते हैं हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है, जिसके बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि खगोलीय पिंडों को अपेक्षा नज़दीक, ये लगभग आपको इतना किलोमीटर दूर है, आप पृथ्वी से सूर्य की दूरियां की तुलना कर सकते हैं, इस तरह है, ठीक है। इतना कि लगभग किलोमीटर दूर है जिसकी आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता हो चुका है। एक मूवी आप लोग देखेंगे, देखिए मूवी जब देखते हैं तो मूवी में आपको देखना बोलो कि आप हमेशा साइंस का मूवी देखिए, उसके बाद आपका बहुत नॉलेज होगा, ठीक है। जैसे रॉकेट का प्रेक्षण, क्या है प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ठीक है, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, तो इसी तरह होता है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फिगर के द्वारा दिया गया है, आप इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये हेडिंग रहता है उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही मतलब हम लोग लास्ट ही आने वाले हैं, अब 10 मिनट की क्लास और होगी, इसके बाद आप लोगों को क्लास एंड होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कोई इसमें मतलब थोड़ा सा नहीं है, लेकिन थोड़ा पर एक भी पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर कितना दिन लगाता है? 27 दिन में लगभग। इसके समय यह अपने अक्ष के
कहते ये अपने अक्ष के एक चक्कर को पूरा करता है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी के यह चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा पर स्थिति जीवन का अनुकूल नहीं है। इसके लिए सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे और चंद्रमा के सतह पर छाया बनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये सब कोई पॉइंट्स नहीं था जिसको आपको बस बेसिक वाली बात था, समझना होगा, पढ़ना होगा, इसको आपको प्रयोग करना होगा। कहते हैं क्षुद्र ग्रह, तारों और ग्रहों को उपग्रहों को अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार जो होता है ना, आपको क्षुद्र ग्रह और ग्रह का ही भाग है जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट होकर बाद में ग्रह टूटकर अलग हो गया था। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह भी जो ग्रह का भाग था जो आपको मतलब बहुत पहले जो विस्फोट होकर ये टुकड़ा होकर अलग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहता है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की डिफिनीशन दिया गया है। तो आपको इसको याद कर लेना है, आपको समझ लेना है, या तो याद करिए तो समझिए, आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे समझ में आता है। ठीक है, तो उल्का पिंड का यहाँ बात करते हैं तो सूर्य की चारों ओर चक्कर वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बेसिक बताया कि उल्का पिंड का मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है जो आपको मतलब जो क्या बोलते हैं सौर मंडल में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह दिया गया कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। ये प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड जो होता है जो पृथ्वी के नज़दीक आकर पृथ्वी पर गिरने की संभावना होती है, लेकिन वो क्या करता है उष्मा, एक तरह से कह सकते हैं हम कि गर्म होकर जो होता है पूरा जल जाते हैं। फलस्वरूप चमत्कार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से भी बिना जले पृथ्वी पर गिरती है जिसके धरातल गड्ढे बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर उल्का पिंड के मतलब जैसे गांव घर में एक याद रखे होंगे, जैसे कि एक जो नहीं बोलता है उसको कि क्या बोलता है, ठनका टाइप का बोलता है कि आज ये गिरा है, तो वही होता है। कभी कभी जल के ऊपर ही प्रकाशित हो जाता है। जो अब बारिश होता है तभी आप याद रखें, जब बारिश होता है उस टाइम जो गिरता है वो जो चमकने वाले बिजली जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वही हो गया उल्का पिंड। और कभी कभी गिर जाता है जिसके कारण अगर शरीर पर गिरा तो आदमी का मौत होगा, अगर पेड़ पे गिरता है तो पेड़ फट जाता है, अगर धरती में गिरा तो धरती गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह उसका सोचिए उसका जो प्रभावित होता है, इसीलिए आपको बचना चाहिए उस सब चीज़ों से। ठीक है, कहते बिना जले पृथ्वी पर गिरता है, फिर गड्ढे बन जाता है। क्या आपको तारों वाले खुले आसमान में एक दूसरे की ओर फैंकी चौड़ी सफ़ेद पट्टी के तरह चमकदार आपको रास्ते को देखते हुए लाखों तारों का समूह को पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। इसी तरह इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि हमारा सौर मंडल आकाश का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसका कल्पना बहुत ही प्रकाश के एक नाम का आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है जिसे हम प्रकाश की लाखों। ठीक है, ये लास्ट पेज होगा हम लोग का, शायद लास्ट पेज है। ठीक है, थोड़ी सी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाशगंगा मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालताओं को कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने जुटे हैं। देखिए ये सब ऐसा चीज़ है कि इसका पूरी तरह से जानकारी मतलब ये चीज़ असंभव है, क्योंकि आप एक नहीं कोई जाता है तो ऊपर ही रह जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं भगवान को प्यारे हो जाते हो। इसी तरह से बनता है कि जानकारी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारे सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। पृथ्वी के सौरमंडल एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे, आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहा जाता है, एक भाग है। ठीक है, जो ब्रह्मांड का आपको हिस्सा है, ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य को विचार कीजिए। इस मिल्की वे का आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र के आपका स्थान कहाँ है, कहता है इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है, तो सिंपल बात यहाँ पृथ्वी पर हम लोग हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्वेश्चन आप बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रह और तारों का क्या अंतर है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो देखिए ग्रह क्या है, प्रकाश नहीं होता है ग्रह के पास, और खुद के पास प्रकाश होता है तारे का। तो यही दो अंतर है जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आप बताइए इतना चीज़ पढ़ने के बाद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा। तो यही होता है, यही क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, जो आपको 500 वर्डों का या 200 वर्डों का चयन करना होता है। तो आपके पास अगर 50 वर्ड है तो आप 500 वर्ड को भी चयन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लिया है। इसके बाद सौर मंडल को आप क्या समझते हैं, तो सौर मंडल को आप क्या समझते हैं, इसके लिए आप जब तक स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। चाहे आप 6 क्लास के बच्चे हैं, चाहे आप किसी चीज़ का मेंस दे रहे हैं, सभी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए NCERT बुक इंपॉर्टेंस बहुत ही रहता है। ठीक है,
इसके बाद कहते हैं सूर्य में उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखे। तो ये चीज़ आपको बताया था कौन कौन कितनी ग्रह पे हैं। कहते हैं पृथ्वी का अद्भुत ग्रह को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे जीवन संभव है। ठीक है, इसीलिए इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि एक दो ऑब्जेक्टिव लिए हैं। कहते हैं किस ग्रह पर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से आता है, तो शुक्र को अभी मैंने जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को इसके कहते हैं सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह आपको ग्रह कौन सी है, तो सूर्य के जो सबसे तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन बनता, और भी क्वेश्चन था, मैंने बस आपको बेसिक बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो इसी तरह जो नए बने चैनल से बन जाए, आपको हर रोज़ आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन मिलेगा। कितना आपको इंपॉर्टेंस है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए आज के लिए यही था, यही क्लास। ऐसी आप क्लास में बने रहिए। आप कोई भी आपको कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको हर दिन आपको एक क्लास मिलेगा, या आप सीटेट करते हैं या अन्य भी टेट करते हैं उसके लिए क्लास अवेलेबल है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।